आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का मॉडल क्वेश्चन पेपर का थ्योरी सेक्शन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड एनी 3 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है रिन्यूएबल सोर्सेज की, यानी एनर्जी सोर्सेज की कौन सी होती हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है रिन्यूएबल सोर्सेज आर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी। सही है। फिर आपको हेडिंग देनी है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज आर पेट्रोल, वुड एंड कोल। अब इसका क्या मतलब है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है और जियोथर्मल एनर्जी है। सही है। और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऐसी एनर्जीज होती हैं जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूँ पेट्रोल है, सही है, पेट्रोल को आप वन एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप फॉर एग्जांपल जला रहे हो तो एट अ टाइम आप वन टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हो। इसी तरह कोयला है, कोयला जब जल जाता है तो जलने के बाद आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसी एनर्जी सोर्सेज को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हमसे कहा है कि हमें 3 बताने हैं एडवांटेजेस फ्रिक्शन के क्या होते हैं और 3 हमें डिसएडवांटेजेस बताने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको हेडिंग लिखनी है एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, फिर आपको सेंटेंस लिखना है फ्रिक्शन हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड, कि फ्रिक्शन की वजह से हम क्या करते हैं, वॉक करते हैं ग्राउंड पर, यानी ग्राउंड पर जब हम चलते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से करते हैं। सही है। तो क्या होता है फ्रिक्शन के अंदर, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब दो सरफेसेस रब हों अपोजिट डायरेक्शन में, सही है, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन की वजह से ही जो है वो हम चलते हैं, इससे हमें ये बात पता चली। नंबर 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है ड्यू टू फ्रिक्शन व्हीकल्स मूव्स ऑन द रोड स्मूथली एज थ्रेड्स ऑफ कार टायर गिव्स फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की वजह से जितने भी कार है, बस है, जितने भी व्हीकल्स हैं वो रोड के ऊपर स्मूथली चलते हैं। और आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो कार के टायर्स होते हैं उसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, यानी खांचे होते हैं, उसकी जो शेप होती है वो स्मूथ नहीं होती। वो क्यों होता है ऐसा, ताकि जो है वो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स को प्रोड्यूस करवाया जाए। नंबर 3 मैंने यहाँ पर लिखा है एडवांटेज फ्रिक्शन का, इट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी व्हेन वी रब आवर हैंड्स। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर हम क्या करते हैं, हम हाथों को गर्म करने के लिए हाथों को रब करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फ्रिक्शन से हमारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब हम रब करते हैं हमारे हैंड्स को। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हैज फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस, ये आपको हेडिंग देनी है और फिर ये सेंटेंस लिखना है। तो नंबर 1 मेरा डिसएडवांटेज यहाँ पर है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन मशीन्स ड्यू टू फ्रिक्शन। आपने स्टूडेंट्स देखा होगा कि अक्सर प्रिंटर के अंदर, जैसे मैं आपसे कहूँ, जब हम पेज जो है उसको प्रिंट करवा रहे होते हैं, जब पेज आपका रोलर में मूव करता है तो रोलर और पेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। और जब पेज पर कोई प्रिंट निकल कर आता है तो पेज उस वक्त बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है। तो इस सेंस में मैंने यहाँ पर लिखा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन मशीन ड्यू टू फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन जब हमारी, क्योंकि दो सरफेसेस के दरमियान प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है मशीन्स में। सेकेंड पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है इट इफेक्ट्स ऑन मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन ड्यू टू द रफनेस बिटवीन टू सरफेसेस। सही है कि जब दो पार्ट्स आपस में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और अगर उसमें फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए, सही है, तो फिर क्या होता है, वो आसानी के साथ मूव नहीं कर पाते। जैसे मैं आपसे कहूँ सिलाई मशीन है, उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि सिलाई मशीन के अंदर हमें ऑयल वगैरह डालना पड़ता है फ्रिक्शन को कम करने के लिए, क्योंकि अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर हम सिलाई मशीन को यूज़ ना करें तो वो सही से काम नहीं करती। सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फ्रिक्शन इफेक्ट्स करती है मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। थर्ड मैंने यहाँ पर ड्रॉबैक लिखा है फेल्यूर ऑफ ऑयल पंप इन कार इंजन रिजल्ट्स इन हाई टेम्परेचर हेंस द कार इंजन इज सीज्ड। तो इसका क्या मतलब है, आपने अक्सर देखा होगा स्टूडेंट्स, गाड़ी वगैरह जो है वो गर्म हो जाती है, हम कहते हैं भाई इंजन गर्म हो गया है, तो उसको ठंडा करने के लिए हम उसमें पानी वगैरह डालते हैं। तो ये भी किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अक्सर हमारा जो ऑयल पंप होता है, कार इंजन जो होते हैं या व्हीकल्स के जो इंजन होते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से इंजन काम करना बंद कर देता है। तो फिर हम क्या करते हैं, पानी वगैरह उसके अंदर हम यूज़ करते हैं ताकि इंजन को जो है वो ठंडा रखा जा सके। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं और फिर हमें इक्विलिब्रियम की 2 कंडीशंस बतानी है, उसका स्टेटमेंट बताना है।
तो आपको हेडिंग देनी है इक्विलिब्रियम की। उसके बाद यहाँ पर मैंने डिफाइन लिखी है, आपको समझा देता हूँ। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो उससे हमें कहा जाएगा कि हमारा वो स्टेट में है इक्विलिब्रियम की। इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में है या मूव कर रहा है मोशन की हालत में है, लेकिन उसके अंदर वेलोसिटी कौन सी हो, यूनिफॉर्म हो। व्हेन द नेट फोर्स ऑन सच अ बॉडी इज जीरो एंड इट्स एक्सीलरेशन इज ऑल्सो जीरो, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में हो या मोशन की हालत में हो तो उसे मूव करना है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, और जो नेट फोर्स हो उस ऑब्जेक्ट पर वो क्या हो, जीरो हो, और एक्सीलरेशन भी क्या हो, जीरो हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है। सही है। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की आपको हेडिंग देनी है। इफ अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन इट मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा तो दो कंडीशन सेटिस्फाई अगर होंगी तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को कि वो इक्विलिब्रियम में है। तो फिर आपको देनी है हेडिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो भी रिजल्टेंट होगा तमाम फोर्सेस का जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूं कि एक बुक है टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो वो बुक क्या है, रेस्ट की हालत में है यानी इक्विलिब्रियम में है। तो वहां पर दो फोर्सेस मौजूद हैं, एक वेट है बुक का वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरा रिएक्शन ऑफ टेबल है वर्टिकली अपवर्ड। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसका मतलब जितनी भी हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स है उस बुक के ऊपर वो क्या है, जीरो होगी। सही है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं सपोज नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 डॉट 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 Fn आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि मैंने कहा कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस हैं F1 से लेकर Fn तक और वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हैं। सही है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn इज इक्वल टू जीरो। या अगर मैं आपसे कहूं लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप F1 से Fn तक समेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो हम क्या लिखेंगे, समेशन F इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद मैंने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की थोड़ी सी एग्जांपल्स लिखी हैं डेली लाइफ की। अ बास्केट ऑफ एप्पल्स रेस्टिंग ऑन द टेबल, एक बास्केट है जिसके अंदर एप्पल्स मौजूद है और एक टेबल पे रखी हुई है, रेस्ट की हालत में है। तो यहाँ पर ये क्या अप्लाई हो रही है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसी तरह से और अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल आर एट रेस्ट एंड हैंस सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वॉल क्लॉक की अगर हम बात करें तो वॉल क्लॉक भी हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। सही है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारी ये है कि रिजल्टेंट जो होना चाहिए तमाम टॉर्क्स का वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और इस कंडीशन को हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, आप इसको लिख सकते हो कहाँ तक जा रहा है, ये Tn तक जा रहा है, लिख देना, मैं यहाँ लिखना भूल गया, इक्वल टू जीरो। या समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन T इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन मेजरमेंट। मेजरमेंट की डिफाइन लिखनी है और हमें साथ में ये बताना है विच इज मोर एक्यूरेट, अ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज एंड वाई, कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, जो कि ज़्यादा अच्छी रीडिंग देता है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होती है, द कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड वैल्यू एंड अननोन वैल्यू इज कॉल्ड मेजरमेंट। सही है। क्या मतलब, जिससे मैं आपसे कहूँ आपको लेंथ मालूम करनी है किसी टेबल की, सही है, तो हम क्या करते हैं, टेबल की जो हमें लेंथ मालूम करनी है वो क्या है, एक अननोन वैल्यू है जिसको हम कंपेयर करा रहे होते हैं एक पर्टिकुलर स्केल के साथ, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ, कि वो डिपेंड करता है कि आप जो है लेंथ सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हो या मीटर में मेजर कर रहे हो। जिससे मैं आपसे कहूँ 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वो हो गई हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू। इसी तरह मास ऑफ शुगर, टाइम ऑफ जर्नी, करंट इन वायर, ये सारी जो है वो एग्जाम्पल्स हैं किसकी, मेजरमेंट की। अच्छा, उसके बाद मैंने हेडिंग दी विच इज एक्यूरेट, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिहाज से, तो स्क्रू गेज गिव्स मोर प्रिसाइज मेजरमेंट देन वर्नियर कैलिपर। तो जो रीडिंग होती है स्क्रू गेज की ज़्यादा एक्यूरेट होती है अगर हम उसको कंपेयर कराएं वर्नियर कैलिपर से। ऐसा क्यों होता है, रीज़न मैंने यहाँ पर लिखा है, बिकॉज द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड विथ अ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर,
कि सबसे कम से कम जो रीडिंग स्क्रू गेज से मेजरमेंट की जा सकती है यानी मेजर की जा सकती है वो कितनी है, मिलीमीटर में 0.01 और सेंटीमीटर में कितनी है 0.001 सेंटीमीटर। जबकि अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की तो वाइल द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। जो वर्नियर कैलिपर की जो कम से कम रीडिंग है वो थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है इसके मुकाबले में, स्क्रू गेज के मुकाबले में। और स्क्रू गेज बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट कर रहा है क्योंकि इसकी रीडिंग है 0.01 मिलीमीटर। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि स्क्रू गेज हमारा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट और हीट एंड टेम्परेचर। हमसे कहा है कि भाई डिफरेंस लिखें मास और वेट के दरमियान और हीट और टेम्परेचर के दरमियान। इनमें से कोई भी एक डिफरेंस आपको लिखना है, मैं दोनों आपको बताऊंगा और दोनों के 3-3 पॉइंट्स लिखने हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा लिखे हैं, जो भी आपको आसान लगे उनमें से आप अगर ये पेपर में आ जाए तो 3 पॉइंट्स आप लिख देना। तो मास और वेट की आपको हेडिंग देनी है। तो मास के अंदर मैंने लिखा क्या, नंबर 1 पॉइंट, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास, यानी मैटर की कितनी क्वांटिटी किसी ऑब्जेक्ट में मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और वेट के अंदर मैंने क्या लिखा, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड वेट। ये वेट हमारी क्या है, एक बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी मदद से ज़मीन हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। सही है। नंबर 2 पॉइंट मैंने लिखा, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर। मास की अगर हम बात करें तो मास हर प्लेनेट के ऊपर क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट इट इज़ नॉट कांस्टेंट एवरीवेयर। वेट जो है वो हमारा कांस्टेंट नहीं होता हर जगह। मास की अगर हम बात करें तो 3rd पॉइंट मैंने लिखा, मास हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है और वेट की अगर हम बात करें तो वेट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। 4th पॉइंट में मैंने यूनिट लिखा है, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सही है। मास को अगर हम बात करें, भाई मास को हम किससे मेजर करते हैं लैब के अंदर, तो मास को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं फिजिकल बैलेंस। और वेट को अगर आपको मेजर करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। और अगर मैं कहूँ मास का फार्मूला क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मास का फार्मूला क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट एक्सीलरेशन। और वेट का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू mg। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया मास और वेट का। कोई भी 3 पॉइंट जो कि आपको आसान लगे वो आप पेपर में लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं डिफरेंस हीट और टेम्परेचर का। तो हीट के अंदर मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अगर हम हीट की बात करें तो हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी किसी चीज़ को आप छू कर बता दो कि उसका टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, यानी वो चीज़ गर्म है या ठंडी है, उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। और अगर हम हीट की बात करें तो हीट हमेशा ट्रांसफ़र होती है हॉट से कोल्ड में। नंबर 2 पॉइंट मैंने लिखा, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और टेम्परेचर में मैंने लिखा इट इज़ नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सही है। 3rd पॉइंट मैंने हीट का यूनिट लिखा है, हीट का यूनिट क्या होता है, जूल। और टेम्परेचर के बहुत सारे यूनिट होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। सही है। हीट की अगर हम बात करें तो हीट को हम रिप्रेजेंट कराते हैं Q से, और टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट कराते हैं कैपिटल T से। हीट को मेजर करने के लिए हम लैब में यूज़ करते हैं कैलोरीमीटर, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर। तो ये हो गया हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 मॉडल क्वेश्चन पेपर का, स्टेट हुक्स लॉ एंड ड्राइव इक्वेशन F इज इक्वल टू kx। हमसे कहा है कि हुक्स लॉ का स्टेटमेंट बताएं और साथ में हमें हुक्स लॉ की इक्वेशन को ड्राइव करना है जो कि है F इज इक्वल टू kx। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे हुक्स लॉ की। तो हुक्स लॉ ने क्या कहा था वो हम देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम है, डिस्क्राइब द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, जिसने जो है वो एक मैथमेटिकल रिलेशन यानी एक मैथमेटिकल फार्मूला बनाया था एक स्प्रिंग का, कि स्प्रिंग को जब स्ट्रेच किया जाता है या कंप्रेस किया जाता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट, और ये लॉ हमें क्या बताता है, विथ इन इलास्टिक लिमिट द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब ये है कि स्प्रिंग के ऊपर हम जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग आपका उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, यानी इतना ही ज़्यादा जो है वो स्प्रिंग आपका क्या होगा, स्ट्रेच होगा या कंप्रेस होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है विथ इन इलास्टिक लिमिट, यानी स्प्रिंग के ऊपर हमें जो भी फोर्स अप्लाई करनी है वो एक लिमिटेड फोर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा फोर्स के ऊपर अप्लाई कर दें जिसकी वजह से स्प्रिंग आपका इलास्टिक लिमिट से बाहर आ जाए। आगे हमसे कहा है मैथमेटिकली F इज़ द अप्लाइड फोर्स। अगर हम कहें कि भाई F हमारी अप्लाइड फोर्स है एंड X इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और X हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम एक्सटेंशन भी कहते हैं इन द स्प्रिंग में, देन तो मैथमेटिकली हम क्या कह सकते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, यानी जितनी ज़्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग में।
और अगर हम फिजिक्स के लिहाज से इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाएंगे तो हमारे पास आएगी इक्वल की साइन और कांस्टेंट आएगा के हमारा यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू KX। और ये इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारी कहलाती है हुक्स लॉ, और हुक्स लॉ हमेशा ओबे होता है इलास्टिक लिमिट के अंदर। ये डायग्राम आप देख सकते हो, डिफरेंट आपको स्प्रिंग्स दिए गए हैं, कंप्रेस हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, सही है, और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है। तो अगर पेपर में आ जाए, अगर हो सके तो आप ये डायग्राम भी बना देना। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेक्शन सी, और क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक मॉडल पेपर में न्यूमेरिकल्स हैं, जिसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 14। हमसे कहा है डिफाइन जी को बताएं कि जी क्या होता है, एंड ड्राइव द इक्वेशन H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, कि हमें जी की डिफाइन करनी है और साथ में हमें इक्वेशन ड्राइव करनी है कि H बराबर होता है VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हेडिंग लिखेंगे किसकी, जी की। जी हमारा बेसिकली क्या है, जी हमारी एक्सीलरेशन है जो कि कॉज्ड होती है बाय ग्रेविटी, जो कि यानी होती है किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ऑन अर्थ सरफेस, ज़मीन की सरफेस पर, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है तो उस टाइम उसमें जो एक्सीलरेशन होती है ना, वो क्या होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, जिसको हम कहते हैं जी। इसको डिनोट किया जाता है यानी रिप्रेजेंट कराया जाता है स्मॉल जी से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी को। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर, इसे हमें प्रूफ करना है। तो फिर मैंने थोड़ी सी वर्डिंग लिखी, टू प्रूफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए कंसीडर एन ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम फर्स्ट कर लेते हैं जैसा कि एक बॉल है, इस थ्रोन अंडर ग्रेविटी, और उसको जो है वो एक हाइट से, फ्रॉम अ हाइट H, एक हाइट से जो है वो फेंका जा रहा है नीचे की तरफ, ग्राउंड पर आप कह लो। देन वेलोसिटी ऑफ बॉल इज चेंजिंग फ्रॉम VI टू VF इन टाइम t, तो बॉल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, चेंज होगी, VI से VF हो जाएगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी से उसमें आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और उसमें टाइम भी लगेगा जिसको मैंने t से रिप्रेजेंट कराया है। देन हाइट इज गिवन बाय, तो हाइट का फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू V एवरेज मल्टीप्लाई बाय t। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि एवरेज वेलोसिटी हमारी बराबर होती है VF प्लस VI डिवाइड बाय 2 के। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर V एवरेज आया है हम पुट करेंगे VF प्लस VI डिवाइड बाय 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने V एवरेज की जगह क्या पुट कर दिया, VF प्लस VI डिवाइड बाय 2, और मल्टीप्लाई बाय t मैंने एज इट इज़ लिख दिया। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि हमारा VF बराबर होता है VI प्लस GT के। तो अब हम क्या करेंगे, इस VF की जगह पुट कर देंगे VI प्लस GT। तो इस VF की जगह मैंने पुट कर दिया VI प्लस GT, और प्लस VI हमारे पास एज इट इज़ आ गया, और मल्टीप्लाई बाय t और डिवाइड बाय 2 भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स VI प्लस VI यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कोफिशिएंट ऐड कर देते हैं VI के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2VI प्लस GT, मल्टीप्लाई करा देते हैं t से और डिवाइड करा देते हैं 2 से। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करो तो t आपका इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो t को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 2VI को अगर हम t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 2VIT, प्लस की साइन लगाएंगे, और GT को t से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा GT स्क्वायर और डिवाइड बाय 2। अब स्टूडेंट्स 2 आपका यहाँ पर दोनों टर्म से डिवाइड हो रहा है, VIT से भी डिवाइड हो रहा है और GT स्क्वायर से भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इस 2 को दोनों से डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, और बीच में प्लस की साइन है, तो मैंने लिखा 2VIT डिवाइड बाय 2, प्लस की साइन लगाई, और GT स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा GT स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और 1/2 को अगर मैं बाहर लिख दूंगा तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी H इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। तो ये हमारी प्रूव हो गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी में, स्टेट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। हमसे कहा है कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट बताओ, और साथ में हमसे कहा है डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ यूजिंग लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हमें ज़मीन का मास मालूम करना है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मदद से। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हेडिंग देंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इंट्रो लिखा, दिस लॉ वाज प्रपोज बाय सर आइजैक न्यूटन, ये लॉ पेश किया था आइजैक न्यूटन ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ हमें क्या बताता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मासेस के, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो m1 m2 के,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है अगर हम डिस्टेंस का स्क्वायर कर दें सेंटर्स के दरमियान का। तो यहाँ पर मैंने आर का स्क्वायर कर दिया। तो मैथमेटिकली अगर मैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को लिखूंगा तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सही है। अब स्टूडेंट्स हमें मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन करनी है। तो मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन हमें करनी है बाय यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक आपको डायग्राम बनानी है। मैंने कहा कि ये हमारी अर्थ है और अर्थ की सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास क्या है, m है। सही है। मैंने कहा एक बॉल रखी हुई है जिसका मास m है और ये अर्थ है। अर्थ के मास को मैंने यहाँ पर me से रिप्रेजेंट कराया है और ये मेरा शो कर रहा है रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ को re से रिप्रेजेंट कराया है और यही वर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखी है। द मास ऑफ अर्थ कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, कि हम मास ऑफ अर्थ मालूम कर सकते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की मदद से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सपोज करना पड़ेगा कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और वो कहाँ रखा हुआ है, ज़मीन की सरफेस पे रखा हुआ है। इफ़ m इज़ द मास ऑफ द अर्थ, अगर हम सपोज कर लेते हैं कि m ही हमारा क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और r हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, तो अब इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, देन द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स सेंटर इज गिवन बाय, तो वो फोर्स क्या होगी स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू कैपिटल G m e डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सिंपल स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, इस फार्मूले के अंदर m1 की जगह मैंने रख दिया स्मॉल m जो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और m2 की जगह मैंने रख दिया me जो कि मास ऑफ अर्थ है, और r स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया re यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सही है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है F बराबर W के होता है और W बराबर mg के होता है, तो F की जगह मैंने लिख दिया डायरेक्ट mg। सही है। और अगर आप गौर करो एक m आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, G इज इक्वल टू कैपिटल G m डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मेरा राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो रहा है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जाऊंगा तो G से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो G r स्क्वायर बराबर हो जाएगा कैपिटल G m के। सही है। अब स्टूडेंट्स हमें क्योंकि मास ऑफ अर्थ मालूम करना है तो इस कैपिटल G को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा, तो कैपिटल G यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा, तो मास ऑफ अर्थ का हमारे पास फार्मूला आ गया G r स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल G। अब हम क्या करेंगे, G की, r की और कैपिटल G की वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया कि G हमारा बराबर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, रेडियस ऑफ अर्थ हमारा बराबर होता है 6.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 के, और कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आपको इन तीनों वैल्यूज को पुट करना है इस फार्मूले में। तो G की जगह मैंने रख दिया 10, फिर है RE का स्क्वायर, तो RE की वैल्यू मैंने पुट की और उसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइड की साइन लगाई, और कैपिटल G की वैल्यू मैंने पुट कर दी। इसको आप सोल्व करोगे तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 kg, तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 मॉडल क्वेश्चन पेपर का क्या है, डिफाइंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑल्सो प्रूव्ड अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। हमसे कहा है कि सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा को डिफाइन करें और उसके बाद हमें प्रूफ करना है कि अल्फा बराबर होता है 1 डिवाइड बाय 3 बीटा के। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम हेडिंग देंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया अल्फा। अल्फा का फार्मूला होता है डेल्टा एल डिवाइड बाय L1 डेल्टा टी। सही है। तो अल्फा को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो ये डेल्टा एल का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ, तो मैंने लिखा द चेंज इन लेंथ पर डिग्री लेंथ। देखो चेंज इन लेंथ पर डिग्री लेंथ और पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। यानी चेंज इन लेंथ को अगर हम डिवाइड कर दें ओरिजिनल लेंथ से और चेंज इन टाइम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है द चेंज इन लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और अगर स्टूडेंट्स अगर आप यूनिट निकालोगे अल्फा का तो वो क्या आएगा, पर केल्विन या पर डिग्री से आप कह सकते हो। अब मैंने हेडिंग दी प्रूव अल्फा इज इक्वल टू 1/3 बीटा। तो इसके लिए मैंने क्या कंसीडर किया कि मेरे पास एक सॉलिड क्यूब है और उसको हीट किया जाता है, तो उसकी लेंथ में, विड्थ में और हाइट में इजाफा होता है। तो कंसीडर अ सॉलिड क्यूब इज हीटेड देन इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट आर इंक्रीज्ड एज। तो स्टूडेंट जब उस क्यूब की लेंथ, विड्थ और हाइट में इजाफा होता है तो उसकी फाइनल लेंथ, विड्थ और हाइट क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी L2 इज इक्वल टू L1, ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको मैंने कहा ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। और विड्थ में हमारे पास हो जाएगी फाइनल W2 इज इक्वल टू W1, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इसे मैंने कहा ये इक्वेशन 2 है।
और हाइट हमारे पास हो जाएगी h2 इज इक्वल टू h1, ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इन 1, 2 एंड 3 टू ईच अदर देन वी गेट। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है L2 W2 H2, तो इन तीनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास क्या आ गया L2 W2 H2, इक्वल की साइन लगाई। और राइट हैंड साइड पर क्या है L1 W1 H1, इन तीनों को मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आ गया L1 W1 H1। और यहाँ पर स्टूडेंट जो ब्रैकेट है वो कॉमन है, बेस सेम है, पावर क्या होगी ऐड होगी, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। सही है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं L2 W2 H2 ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है वॉल्यूम के, तो यहाँ मैंने लिख दिया V2। इसी तरह से L1 W1 H1 ये भी बराबर होगा वॉल्यूम के, तो यहाँ मैंने लिख दिया V1। तो L2 W2 H2 की जगह मैंने पुट कर दिया V2 और L1 W1 H1 की जगह मैंने पुट कर दिया V1 और ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज रख दिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के लिए, कौन सा, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ मैंने लिख दिया a की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू है अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, सही है, इस पर अप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट पर। तो V2 इज इक्वल टू V1 ये मैंने एज इट इज रख दिया। सही है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब, तो ये हमारा किसके बराबर है, a क्यूब के। तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा। सही है, प्लस 3 आ गया फार्मूले का। उसके बाद है a का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। और उसके बाद है b की वैल्यू क्या है अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पर मैंने b की वैल्यू पुट कर दी अल्फा डेल्टा टी, प्लस की साइन लगाई, 3 मैंने लगाया फार्मूले का। फिर हमारे पास है ए बी स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है 1, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और b स्क्वायर है तो b की वैल्यू क्या है अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा डेल्टा टी का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। प्लस की साइन लगाई, b का क्यूब है तो अल्फा डेल्टा टी का हम क्या करेंगे क्यूब करेंगे, तो अल्फा का क्यूब और डेल्टा टी का क्यूब। सही है स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूं कि जब हम क्यूब को हीट करेंगे तो जो चेंज होगा वो क्या होगा, वो बहुत कम होगा, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं यानी स्क्वायर और क्यूब वाली, इसको हम कर देंगे जीरो या आप कह लो इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ मैंने लिखा इफ हायर ऑर्डर टर्म्स आर इग्नोर्ड ड्यू टू द स्मॉल चेंज देन, तो यानी ये वाली टर्म और इस टर्म को आप क्या करो जीरो कर दो, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा V2 इज इक्वल टू V1 और ब्रैकेट में हमने लिखा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ये टर्म और ये टर्म हमारी क्या हो गई, जीरो हो गई, तो हमारे पास आ गया V2 इज इक्वल टू V1 और ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अब आगे देख लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इस V1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट से। तो V1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया V1, प्लस की साइन लगाई, और V1 को मैंने 3 अल्फा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 3 अल्फा V1 डेल्टा टी। सही है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स V1 मेरा यहाँ पर पॉजिटिव है, अगर मैं इसको लेके जाऊँ कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो V2 माइनस V1 बराबर हो जाएगा 3 अल्फा V1 डेल्टा टी के। और स्टूडेंट्स आपको पता है V2 माइनस V1 किसके बराबर होता है, डेल्टा V के, तो लिहाजा मैंने V2 माइनस V1 की जगह रख दिया डेल्टा V, इक्वल की साइन लगाई और मैंने लिख दिया 3 अल्फा V1 डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स आपने वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा है कि डेल्टा V बराबर होता है बीटा V1 डेल्टा टी के, तो लिहाजा डेल्टा V की जगह हम क्या पुट करेंगे, बीटा V1 डेल्टा टी और इज इक्वल टू 3 अल्फा V1 डेल्टा टी, ये मैंने एज इट इज रख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप गौर करो, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर, और इसी तरह से V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था अल्फा बराबर है 1/3 बीटा के, तो 3 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा 1/3 बीटा के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर क्लास 9 फिजिक्स का कंप्लीट हो गया। जितने भी हमारे पास यहाँ पर थ्योरी के क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।